हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड प्रिंस दिस साइड। आज हम 9th क्लास के एसएसटी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है सोशल साइंस स्टडी होता है। और जब हम क्लास देखो, इससे पहले हमने क्लास 8 में एसएसटी पढ़ी हुई, लेकिन देखो फर्क क्या है। बस क्लास 8 के अंदर जब हम एसएसटी का सब्जेक्ट पढ़ते थे, उसके अंदर हमें टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, जिसके अंदर क्या होता है, एक तो पॉलिटिकल साइंस होता था, एक हमारे पास हिस्ट्री होती थी, एक हमारे पास क्या होता था, ज्योग्राफी होता था। जैसे हम क्लास 9 के अंदर एंटर करते हैं, बस एक एडिशनल सब्जेक्ट इसके अंदर जुड़ जाता है, जिसका नाम होता है इकोनॉमी। क्या नाम होता है? इकोनॉमी नाम होता है। अभी इकोनॉमी इतना कुछ बड़ा है नहीं, क्योंकि देखो इकोनॉमी तुम्हें लग रहा होगा कि जैसे क्लास 12 एंड 11 के अंदर जैसे की चीजें होती है, इकोनॉमी कितनी डिफिकल्ट चीजें उसके अंदर होती है, टर्म्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, उसके अंदर कुछ स्टैटिकल क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे हमें जो इकोनॉमी पढ़नी होती है वो इतना बहुत बेसिक सा होता है, कुछ ऐसा खास है उसके अंदर, बस छोटी बेटी मतलब बेसिक सी मीनिंग हमें समझनी होती है। लेकिन आज हम क्लास 9 के एसएसटी के अंदर आज एक बुक के बेसिक जो चैप्टर्स है, जिसका नाम क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। क्या नाम है उसका? What is democracy? What is democracy and why is democracy? ये है हमारे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है, जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नाम क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। देखो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आज हम समझेंगे, देखो हर कोई तो हमें डेमोक्रेसी कहते हैं। हमें पता है कि हमारा जो भारत है, जो इंडिया है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, सबको पता है, सबको इंडिया में रहने वाले सबको पता है। लेकिन भैया डेमोक्रेसी एक्चुअल में है क्या? हम किन कंट्रीज को डेमोक्रेसी करेंगे, हम बाकी कंट्री को डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहते। जैसे कि मैं बात करता हूँ सऊदी अरेबिया, वो भी तो एक देश है, लेकिन उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कहते। क्या फर्क है? तो यहाँ पे हम पहले डेमोक्रेसी की मीनिंग समझेंगे और उसके कुछ बेसिक चीजें हैं वहां पर हम उसको भी समझेंगे। आज इस चैप्टर को पढ़ के हमें आज बहुत अच्छी सी क्लैरिटी होगी। देखो पहला मीनिंग समझते हैं, डेमोक्रेसी है क्या। पहले हम क्या समझेंगे, एक मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी। देखो इसकी बहुत बेसिक सी डेफिनेशंस होती है, जो हर जगह तुम्हें एग्जाम में क्या कर देना, इसको लिख देना और टीचर 1 नंबर तक नहीं काटेगी। ठीक है, क्या है इसकी मीनिंग? बेसिकली डेमोक्रेसी कहते हैं, बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है, ठीक है। क्या होता है? गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है वेयर रिप्रेजेंटेटिव, कौन? रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। देखो समझो, बहुत बेसिक मीनिंग है। मैंने क्या लिखा है, जरा पकड़ना, कीवर्ड पकड़ना। मैंने बोला बेसिकली क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। क्या होता है? गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है, सरकार का एक रूप है। क्या है? सरकार का एक रूप है, जहां पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कौन होते हैं वो? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो इलेक्टेड बाय द पीपल, जो जनता के द्वारा क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव, अरे तुमने देखा होगा तो जब इलेक्शन टाइम होता है, मोहल्ले में आदमी आता है ना, जो इसके 2 हाथ 2 पैर वाला आदमी आता है और सबसे हाथ जोड़ जोड़ के क्या कहता है कि आप हमें जिताएंगे तो हम आपके लिए क्या कर देंगे, जैसे बस फ्री कर देंगे, है ना। जैसे कि औरतों के लिए बस फ्री है, ठीक है। जैसे कि वो क्या कहते हैं कि आप हमें जिताएंगे तो हम आपके मोहल्ले में हम सड़कें ठीक करा देंगे, जो सीवर की जो प्रॉब्लम्स है हम उसको सॉल्व करा देंगे, जो यहाँ पर हम रोड क्लीन करवा देंगे, हम आपके स्कूल्स को अच्छे करवा देंगे, हॉस्पिटल अच्छे करवा देंगे। ऐसे वादे करते हैं, है ना, वादे करते हैं। और जब अब हमको वादे करते हैं, हम कितने उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, देखो कितना अच्छा पॉलिटिशियन है ना, कितना अच्छा पॉलिटिशियन है, हमारे लिए कितना भला का काम कर रहा है। तो हम उसको क्या करते हैं, जाते हैं, वोट होता है, उसके वोट के नाम पे हम उसको क्लिक करते हैं, हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको जिता देते हैं इलेक्शन के अंदर। यही तो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बेसिकली जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कौन होते हैं? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो क्या होता है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाता है, उसी को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। बस ये क्या होता है, गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, सरकार का एक रूप, जिसमें हमारे जैसे कि हमारे द्वारा चुने गए जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जाकर बैठते हैं, लेकिन हम उनको चुनते हैं, हम उनको पावर्स देते हैं, तो जाके बैठते हैं और हमारे लिए क्या करते हैं, लॉ मेकिंग का काम करते हैं। यही क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है। इसका एग्जाम्पल ले लो, मैंने बोला लो क्या दिक्कत है, एग्जाम्पल है ना। जैसे कि देखो सबसे टॉप पे तो एग्जाम्पल पता होना चाहिए, इंडिया में रहने वाले हर बच्चे को पता होना चाहिए, भैया इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है। क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैं बात करता हूँ यूएसए की बात कर लो, ठीक है। बेसिकली जितनी भी कंट्रीज है, जैसे मैंने 2 कंट्री एग्जांपल है, दोनों ही कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेसी कंट्री। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन होता है,
यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठते हैं वो क्या होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना। कितनी चीजें क्लियर होगी। उसके बाद हम जरा समझते हैं व्हाई इज डेमोक्रेसी, है ना। इसी के अंदर क्या आता है, व्हाई इज डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी। तो व्हाई इज डेमोक्रेसी, ठीक है, व्हाई इज डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी। देखो सबसे पहला इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी फॉर द पीपल। देखो डेमोक्रेसी ना, देखो डेमोक्रेसी का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि सिर्फ जनता के द्वारा नेता चुन गए और रिप्रेजेंटेटिव चुनने के बाद वो पार्लियामेंट हाउसेस के अंदर बैठ के हमारे लॉ मेकिंग का काम के लिए वो डेमोक्रेसी नहीं। हम कहते हैं डेमोक्रेसी बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जिनको हमने चुना है, जिनको जिस भी हम रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना वो हमारे लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। चलो एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो कि जैसे मैं भैया अपने एरिया की बात करूँ, मेरे एरिया में एक एमएलए है, ठीक है, उन्होंने इलेक्शन के टाइम उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि देखो आप हमें वोट देंगे, आप हमें जिताएंगे तो मैं आपके जो एरिया में जो सीवर की जो प्रॉब्लम्स है, स्कूल की जो प्रॉब्लम्स है या हॉस्पिटल में जो प्रॉब्लम्स है, उसके रिलेटेड जो इश्यूज है, जैसे कि रोड के, जैसे कि काफ़ी सारे रोड पे जो गड्ढे उसको रोड को मरम्मत कराने के लिए उन्होंने ऐसे प्रोमिस किए थे कि हम ये सब सारे काम करेंगे अगर आप हमें वोट देंगे। अब मैंने उनको वोट दे दिया, अब तो मेरा हक बनता है ना कि अगर वो कल होकर उन्होंने जैसे कि मेरे जो उन्होंने प्रोमिस किए थे, अगर प्रोमिस को फुलफिल नहीं कर पा रहे तो मेरा हक बनता है, मैं उनके घर जाऊंगा, घर तो देखो नहीं जाएंगे, उनके ऑफिस में जाएंगे, हम बोलेंगे सर आपने जब इलेक्शन का टाइम है आपने हमसे ये सारे प्रोमिस किए थे लेकिन आपने इनमें से एक भी प्रोमिस को आपने फुलफिल नहीं किया, आपको तो ये सारे वर्क कराने चाहिए ना। तो मैं उनसे जवाब पूछ सकता हूँ कि सर आपने जो प्रॉमिस किया तो क्यों नहीं किया कोई। तो बताओ डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो इसलिए बोलते हैं डेमोक्रेसी क्या करता है, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी, टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ये क्या करता है, सरकार को अकाउंटेबल बनाता है। अगला इसी में हम समझे और पॉइंट समझे, ये क्या करता है, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। ये सिटीजन की डिग्निटी को क्या करता है, इनहेंस करता है। क्या करता है, इनहेंस करता है। जैसे कि हम समझते हैं, देखो डिग्निटी का मतलब होता क्या है, मैंने जैसे यहाँ लिख देता हूँ, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। क्या करता है, सिटीजन की डिग्निटी को इनहेंस करता है। देखो डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, कि हर इंडिविजुअल लेवल पे हर पर्सन की खुद की डिग्निटी होती है। डिग्निटी का मतलब होता है कि भैया देखो हमारे कंट्री में हर पर्सन के राइट की बात कर लो या मैं उनके रिलीजन की बात करूँ, सबको भैया इक्वल रिस्पेक्ट की बात करता है ना। तो यहाँ पे इनहेंस डिग्निटी ऑफ द सिटीजन का मतलब होता है कि हमारा जो डेमोक्रेसी जो कंट्री है ये इंडिविजुअल लेवल पे लोगों की गरिमा को क्या करता है, बनाए रखता है, ये चीज इंश्योर करता है। देखो मान लो, देखो इसका मतलब समझाता हूँ और बेसिक में समझाता हूँ। जैसे कि हम समझते हैं, जैसे कि मैं समझाता हूँ इसको, मान लो कि मेरे ऊपर कोई ऐसे चार्जेस लग गए, मान लो कोई ऐसे चार्जेस लगे। अब देखो मेरे पास गैस, मेरे पर कोई एफआईआर फाइल हो गई, मेरे चार्जेस लग गए, तो मेरी क्या होगी, पूरे मोहल्ले एरिया में मतलब कि बदनामी नहीं होगी, कोर्स होगी, लोग मुझ पर हंसेंगे, है ना। एक तो अच्छी खासी इतनी रिस्पेक्ट बना रखी थी, बच्ची कुछ जो छोटी मोटी इज्जत थी वो भी चली गई, है ना, मुश्किल से बनाई थी, अब चली गई। अब मेरे को कोर्ट में ले जाएगा, कोर्ट में मेरे अगेंस्ट अगर किसी तरह का एविडेंस नहीं पाया जाता है, अगर किसी तरह का एविडेंस फाउंड नहीं होता है तो कोर्ट मुझे क्या कर देगी, छोड़ देगी, है ना, छोड़ देगी। तो हमारा जो डेमोक्रेसी कोर्ट का काम है कि भैया पूरी इज्जत के साथ मुझे क्या करेगी, मुझे वो सम्मान दिलाएगी। क्या करेगी, सम्मान दिलाएगी। इसलिए डेमोक्रेसी क्या करता है, ये डिग्निटी को भी, सिटीजन की डिग्निटी को भी क्या करता है, इनहेंस करता है। क्या करता है, इनहेंस करता है। पूरा उसको उसकी गरिमा के साथ पूरे रिस्पेक्ट के साथ उसको क्या किया जाएगा, उस जो उसके अगेंस्ट जो केस फाइल किया गया था, किसी तरह का फेक केस हो सकता है, तो वो उसके क्या करेगा, उससे रिहाई देगा। ठीक है, और इसी के हम समझते हैं, एक हमने देख लिया, इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पीपल, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, इनहेंस द स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट की हम बात करते हैं। देखो हमारा जो डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट के अंदर कहने की स्टेबिलिटी बना रखा था। तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है, यहाँ पे स्टेबल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही सरकार कंटिन्यूअस रहेगी। देखो हर 5 साल में एवरी 5 ईयर पे हमारे कंट्री के अंदर क्या किया जाता है, इलेक्शन को हेल्ड किया जाता है।
हाँ किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वोटिंग होती है। वोटिंग के अंदर हम अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने नीड करते हैं क्या, हम कंट्री के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, हाँ वोट करके उसको हम इलेक्ट करते हैं। तो ये इनहेंस द, मतलब कि इनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब ये है कि सरकार में बैठा हुआ पर्सन चेंज हो सकता है लेकिन सरकार का काम चेंज नहीं होगा। कैसे बताओ, मैंने बोला यार गवर्नमेंट का काम ही क्या है, वेलफेयर। क्या है गवर्नमेंट का काम, वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया पॉलिसी या किसी तरह का लॉ है ना, किसी तरह का अगर बिल पास किया तो क्या होना चाहिए, वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए, मतलब कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। तो क्या सरकार के काम करने के तरीके थोड़े चेंज नहीं है, दोबारा सरकार में बैठा हुआ, देखो सरकार में बैठा हुआ जो पर्सन होगा वो चेंज होगा लेकिन सरकार के काम करने के तरीके चेंज होंगे। इसलिए मैंने क्या बोला, इसलिए मैंने बोला कि इनहेंस द स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, जिसका मतलब होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हर गवर्नमेंट का एक ही पर्पस होता है कि जनता की भलाई के लिए काम करना, देश को विकास कैसे करें, देश को कैसे हम डेवलप करें, कौन कौन सा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, किन किन सेक्टर्स पे हमें फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि हमें पता है हमारे इंडिया के अंदर सबसे मेन जो सेक्टर होना चाहिए क्या है, एक एजुकेशन है, एक हेल्थ केयर है। अगर ये कोई भी कंट्री इन दो सेक्टर पर अगर अच्छे से वर्क करे तो कंट्री क्या करेगी, डेवलप करेगी, करेगी नहीं करेगी, है ना। तो यही बात मैंने समझाया। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि भैया इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी फॉर द पीपल, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, और एक पॉइंट हमने क्या समझा, इनहेंस द स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। और एक पॉइंट और, एक और पॉइंट, इंश्योर द बेटर क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना। ये भी एक पॉइंट है, देखो इसको हम बड़े अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मैं समझाता हूँ, यहाँ चलो देखना। हमें पता हमारे कंट्री के अंदर क्या है, एक हाउस है, एक पार्लियामेंट है। देयर आर टू हाउसेस इन पार्लियामेंट। कितने हाउसेस है, 2 हाउसेस है। एक क्या होता है, एक है इसके अंदर, एक इसके अंदर क्या है, एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा होती है। अब एक चीज समझो, हमारे कंट्री के अंदर कोई भी बिल कैसे पास होता है, कैसे होता है, पहले क्या होता है, हमारे कंट्री के अंदर बिल को कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा के अंदर। 50% मेजोरिटी के साथ अगर बिल यहाँ पे पास हो जाती है, अगर बिल यहाँ पास हो जाती है, फिर कहाँ जाती है, राज्यसभा के अंदर जाती है। फिर राज्यसभा के अंदर अगेन वोटिंग होती है कि बिल आगे प्रोसीड होगा नहीं होता, इसके लिए फिर से वोटिंग। अगर वोटिंग वहाँ भी 50% मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है बिल, तो फिर इसके बाद कहाँ जाता है, हमारे देश के सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन कौन है, प्रेसिडेंट सर। अभी तो मैम है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास जाता है। फिर प्रेसिडेंट के पास देखो, अब प्रेसिडेंट के पास ना डिफिनेट पावर्स तो नहीं बोलूंगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, देखो पहले तो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, उस बिल को अगर उनको लगता है ठीक है तो उसको क्या कर देती है, पास कर देती है। बताओ एक चीज समझो, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट। तो बताओ एक ही पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, मतलब कि एक ही तरह के जो डिसीजन लेने थे, जो बिल को लॉ को पास करना, तो 3 फेसेस से होके गया। तो क्या यहाँ पे बेटर क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग होगा, जरा और इसको सिंपल वे में समझते हैं। मान लो जैसे कि तुम्हें कभी कभी अपने लाइफ में कुछ फैसले लेने होते हैं। जब तुम इंडिविजुअल लेवल पर कुछ फैसले लेते हो, कभी कभी समटाइम्स होता नहीं कि कभी कभी तुम्हारे द्वारा लिया गया कभी भी डिसीजन, समटाइम्स हमारे डिसीजन क्या होते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन वही डिसीजन हम जब 4-5 बंदों के ग्रुप में ले, या जैसे कि तुम कभी ऐसे डिसीजन ले रहे हो, अगर तुम अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठकर किसी डिसीजन को लेने की तुम फैसले की बात कर रहे हो, तो बैठ के जब तुम अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, या घर में जो बड़े भाई होते हैं, है ना, जब इनके साथ मिलकर लेते हो, तो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा डिसीजंस क्या आते हैं, तो जो डिसीजंस होते हैं उसके गलत होने के चांसेस बड़े कम होते हैं, है ना। हम बेटर क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बात करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे कंट्री के अंदर क्या आता है, कोई भी बिल या लॉ पास होता है, हमें समझ आएगा इंश्योर द बेटर क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये व्हाई इज डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए बोल सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स है, कुछ पॉइंट्स है। इसके बाद एक टॉपिक जरा और समझते हैं भैया, क्योंकि डेमोक्रेसी के ना कुछ फीचर्स होते हैं। वो फीचर्स क्या है, चलो एक बेसिकली 4 फीचर्स है, हम एक हर फीचर्स को 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं, यहाँ पे जरा समझते हैं। देखो तो देखो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फीचर्स, क्या फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम बोल सकते हैं पहला फीचर क्या है,
in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people। देखो कौन क्या है इसके अंदर, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है ना, किसके साथ रेस्ट होती है, किसके साथ होती है, वो होती है भैया इलेक्टेड बाय द पीपल, जो जनता के द्वारा इलेक्ट किए गए जो फाइनल, जो देखो गवर्नमेंट तो भैया दो तरह से बनती है। देखो गवर्नमेंट में क्या होता है कि हमारे गवर्नमेंट के अंदर सिंपल सा क्या चलता है, फर्स्ट ये सिस्टम चलता है। मल्टीपल पार्टी से मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, हाँ होते है ना, होते मल्टीपल पार्टी से मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं किसी भी पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जरा एक कंडीशन समझाने के लिए, मान लो एक बीजेपी पार्टी से कोई रिप्रेजेंटेटिव है ना, मान लो एक कोई आरएसएस पार्टी से कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है, मान लो एक हमारे जो कौन है कांग्रेस, इससे भी एक पार्टी से कोई एक मेंबर खड़ा है, मान लो यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी से भी कोई एक रिप्रेजेंट कर रहा है। इनमें से जिस पार्टी के मेंबर को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, जैसे एग्जांपल इसको 10 मिला है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है, इस वाले मेंबर को मिला। तो मतलब कि क्या हो जाएगी, इसकी सरकार बनेगी। तो याद रखना कि डेमोक्रेसी के अंदर फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर जो होती है किसके पास होती है, उसके पास होती है जो जीता गया होता है, जो जनता के द्वारा चुनने के बाद क्या है, जीता गया है, उसके पास क्या होती है, फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर होती है, वही सारे डिसीजंस ले सकता है। पहला होता है सारे डिसीजन पावर वही ले सकता है। जैसे कि एग्जांपल हमारे सेंट्रल लेवल पे किसकी सरकार है, बीजेपी, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी है ना सर है। तो उनके पास जैसे कि अब उनके साथ काफी सारे ऑपोजिशन पार्टी है, तो क्या कंट्री को किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशन बनाने, किन के साथ हमें ट्रेड का डील करना है, किन के साथ एग्रीमेंट करना है, ये सारे फाइनल डिसीजंस कौन लेंगे, क्या ऑपोजिशन पार्टी के लेंगे, नहीं लेंगे ना, जैसे राहुल गांधी जी तो नहीं लेंगे, कौन लेंगे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी लेंगे, क्योंकि उनकी सरकार जीती है, उनके साथ करंटली पावर्स में, ठीक है। तो यही क्या होता है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होता है। और बेसिक वर्ड में समझे, बेसिक में बोलो, जैसे कि तुम्हें पता है कि देखो घर के अंदर तुम हो, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। अब देखो घर के अंदर जो बड़े लोग कौन है, तुम्हारे पापा है ना, जैसे कि हर किसी घर में एक पापा होते हैं जो पूरे घर को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि हमारे घर के अंदर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके होते हैं, हम तो कुछ भी बोलते हैं, हम तो कुछ भी बोल देते हैं, बस अपनी बातों को रख देते हैं कि हाँ ऐसे कर लेते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेते हैं, हमारे पापा लेते हैं ना। इसी तरह से हमारे कंट्री में भी वर्क करते हैं, हमारे कंट्री में तो बस यहाँ पे कौन होता है, वो बस इलेक्टेड मेंबर होता है, बस इलेक्टेड क्या होता है, मेंबर होता है बाय द पीपल, ठीक है। ये था हमारे पास पहला फीचर, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद हम जरा इसके सेकंड फीचर को हम समझते हैं, जरा इसके अंदर सेकंड फीचर को समझते हैं। देखो इन अ डेमोक्रेसी, क्या है सेकंड फीचर, इन अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन, इन अ डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी की बात हो तो हमारी जो डेमोक्रेसी थी, इन अ डेमोक्रेसी है ना, तो इसको हम ऐसे कहते हैं अ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या होता है ये, एक किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करेंगे, वेयर दोस currently in power must have chance to lose it। देखो सेकंड फीचर कहता है कि देखो डेमोक्रेसी ऐसी कंट्री होनी चाहिए जहां पर क्या होता है, जहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है, फ्री वाला थोड़ा यार, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब है यहाँ पे
कि भैया बिना किसी डराए धमकाए बिना हम अपनी इच्छा से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सके, चुन सके। क्या कर सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम चुन सके, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं। इससे क्या फायदा है, इससे फायदा है कि ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा कोई भी नेता या मिनिस्टर जो एक्चुअली करंटली पावर में है, तो इसके चांसेस क्या होते हैं लूजिंग। देखो हमारे कंट्री के अंदर बहुत तरीके से भैया अभी भी काफी सारी प्रॉब्लम्स है ना। अभी तुमने रिसेंटली न्यूज में तुम काफी सारी चीजें देखते होगे भैया, फेक वोट्स के रिलेटेड कभी कुछ सारी न्यूज। तो देखो क्या होता था पहले ना, क्या होता है इसका मतलब कि कई घर जैसे काफी सारे ऐसे हमारे इंडिया के अंदर एरियाज है जहाँ पे क्या होता है लोगों को डरा धमका के या पैसे में खरीद के या भाई भैया एक क्वार्टर की बोतल दे देते या चिकन के लाइट पीस दे के बोलते लो हमें वोट देना, हमें जिता देना, है ना। तो ऐसे सिस्टम चलता है। तो ये क्या सिस्टम एक रॉन्ग नहीं है क्या, इसके सिस्टम के होते हुए अगर सिस्टम अगर हमारे कंट्री के अंदर अगर एक्चुअल में भी है तो भैया डेमोक्रेसी नहीं है, कहीं कहीं हमारा जो डेमोक्रेसी खतरे में। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि लोग अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने पूरे होश हवास में क्या करें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। तो हमारे कंट्री के अंदर क्या होता है, इसी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे भैया, डेमोक्रेसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, डेमोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ है ना। तो बहुत बेसिक सी बात है। उसके बाद अगर मैं थर्ड फीचर की बात करूं, थर्ड फीचर की बात करूं, इन आर डेमोक्रेसी, इन आर डेमोक्रेसी, इन आर डेमोक्रेसी, इन आर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट की जो पावर होती है, गवर्नमेंट की पावर सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड इसके हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन राइट। क्या होता है, सिटीजन राइट। देखो इसको तो बहुत सिंपल है, इसको तो ऐसे ना देखो, ये कहते हैं देखो हमारे कंट्री के अंदर क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के दो फेसेस हम देखते हैं, समझते हैं। एक तरफ क्या है, एक तरफ गवर्नमेंट है ना, एक तरफ क्या है, सिटीजन है। हमारे कंट्री में कौन है, सिटीजन। भैया पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है, याद रखना। हमारे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि देखो सरकार के 3 लेवल है, दे आर द 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। पहला आता है एक सेंट्रल, दूसरा आता है स्टेट, तीसरा आता है भैया पंचायती राज बोलते हैं या तो इसको बोलते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट। तीनों को क्या काम करने तरीके डिपेंडेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वो वैसे ही काम करते हैं। हमारे पास कहते हैं एक रेसोल्यूटरी पावर्स होते हैं, रेसोल्यूटरी के अंदर सब चीजों को इजीली एक्सप्लेन किया गया है कि भैया यूनियन गवर्नमेंट की क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, एक होता है उसके अंदर कॉन्क्रीट जहाँ पर दोनों मिलकर ही काम करते हैं, है ना। और हमारे सिटीजन के जो भैया पावर से जो राइट है ना वो क्या है, अनलिमिटेड है। क्या है, अनलिमिटेड है। बस यही मीनिंग है, यही बेसिक से मीनिंग है। ठीक है, आज यहाँ पे हमें ये चैप्टर्स को और बस थोड़ा सा और इसके अंदर समझ लेते हैं। ठीक है, बस तो यहाँ पे हमने आज टोटल 3 फीचर देखे। एक फीचर और है इसके अंदर, ठीक है, एक फीचर और है जो 4th फीचर क्या कहता है, जरा 4th फीचर की बात करते हैं। 4th फीचर सिंपल सा कहता है कि भैया एक पर्सन के एक वोट, एक पर्सन द्वारा एक वोट जो होगा एक वैल्यू के बराबर होगा। कहने का मतलब है 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू। मतलब कि एक पर्सन की वोट की वैल्यू जो होगी, एक पर्सन जो होगा एक वोट और एक वैल्यू के बराबर होगा। मतलब कि अगर मैं एज अ पर्सन, मैं 80 अबव हूँ तो मेरे पास क्या है, वोटिंग राइट है। तो जब मैं इलेक्शन में, जब मैं वोटिंग मतलब जहाँ पे वोटिंग पूल होता है, अगर वहाँ पे इलेक्शन देने जाऊँ तो अगर वहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो जैसे मेरे एक क्लिक, ठीक है, एक क्लिक करूंगा तो मेरे एक वैल्यू के बराबर होगा। मतलब कि एक वोट मेरा एक वैल्यू के बराबर होगा। इसलिए बोला जाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर सभी पर्सन की जो वोट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। यही तो हमारा क्या, यही तो हमारा लास्ट फीचर था। तो आज हम इस डेमोक्रेसी के अंदर काफी सारी चीजें देखें। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमने इसी यूट्यूब चैनल्स के थ्रू हमने इससे पहले हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था पॉलिटिकल साइंस जिसका नाम था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, हमने बात की थी। हमने उसमें कुछ टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया था और साथ में आगे और फर्दर हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जिससे हमने पता होगा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, अगर तुमने होपली तुमने उस वीडियो को देखा होगा, तो वीडियो के अंदर मैंने समझाया था कि हमारे डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है। मैंने जिसके अंदर बताया था कि डेमोक्रेसी क्या है। मैंने बोला था डेमोक्रेसी का बेसिस मतलब डेमोक्रेसी इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर
रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, जहां पर एक ऐसा देश जहां के रिप्रेजेंटेटिव जनता के द्वारा चुने जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। आज हम इसी चैप्टर को ना, इसके अंदर हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर हर फीचर एक कंट्री के एग्जांपल के थ्रू समझाया, तो आज हम उसी चीजों को आगे फर्दर करते हुए हम भी उसी तरह से चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है, सबसे पहला भैया यहाँ पे इन्होंने कंट्री नाम जिसका नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान नाम है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ना एक क्या होता है, मिलिट्री का, मतलब मिलिट्री का एक ऑफिसर होता है, मिलिट्री का हेड होता है। कौन होता है? एक बंदा होता है, मतलब एक बेसिकली एक पर्सन होता है जो मिलिट्री का क्या होता है, हेड होता है। क्या होता है? मिलिट्री का हेड होता है, जिसका नाम क्या होता है, जनरल। क्या नाम होता है? जनरल परवेज मुशर्रफ नाम होता है। ये जो पर्सन होता है, ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ होता है, जो मिलिट्री कॉर्प का हेड होता है, ये अपने आप को क्या करता है, ये अपने आप को उस कंट्री का क्या कहता है, अपने आप को उस कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या कहता है, चीफ एग्जीक्यूटर, मतलब चीफ क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री का क्या करता है, डिक्लेयर करता है। ये पर्सन अपने आप को क्या करता है, पाकिस्तान में चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को क्या करता है, ये डिक्लेयर कर देता है, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। फिर ये क्या करता है, यही पर्सन 2002 में हेल्ड अ रेफरेंडम, एक रेफरेंडम क्या करता है, रेफरेंडम लेके आता है, जिसमें ये क्या करता है, अपने काम का जो टेन्योर होता है उसको 5 ईयर के लिए क्या करता है, एक्सटेंड करता है। देखो पहले क्या स्टोरी थी, एक पाकिस्तान के अंदर एक क्या होता है, मिलिट्री का हेड होता है। तुम्हें पता है पाकिस्तान के, तुमने काफी सारे न्यूज देखते हो, वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि वहाँ की जो सरकार को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री के जो ऑफिसर होते हैं वो सरकार को कंट्रोल करने लगते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग पूरे देश को चलाने लगते हैं, है ना। तो ऐसे ही था, ये कब की बात है, 1999 की बात है। कब है ये? है 1999 की बात है, ठीक है। उस टाइम में क्या होता है कि जनरल जो परवेज मुशर्रफ होता है ना, वो अपने आप को कंट्री का ना चीफ एग्जीक्यूटिव क्या करता है, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर देता है, डिक्लेयर करता है। उसके बाद क्या करता है, ये रेफरेंडम पास करता है। उस रेफरेंडम में क्या होता है, बेसिकली उस रेफरेंडम एकदम क्या करता है, ग्रांटेड हिम 5 ईयर एक्सटेंशन, अपने आप को 5 ईयर एक्सटेंशन क्या करता है, अपने काम के 5 ईयर जो होते हैं उसके ड्यूरेशन को बढ़ा देता है, ठीक है, बढ़ा देता है। इसी 2002 में अगस्त में क्या करता है, ये जो पर्सन होता है, जो जनरल जो परवेज जो मुशर्रफ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करते हैं। क्या करते हैं, ही इशूड आ लीगल फ्रेमवर्क, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या करता है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करते हैं, ठीक है, पास करते हैं। ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंदर ऐसा होता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि पाकिस्तान इस लीगल मतलब बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का मतलब होता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू क्या करता है, पाकिस्तान का जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर करता है अमेंडमेंट क्या करता है, वो क्या करता है, प्रेसिडेंट, जिसमें होता है कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल, ठीक है, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड जो प्रोविंशियल जो असेंबली थी उसको क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, ठीक है। मतलब बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है। क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देता है, ठीक है। कहाँ के, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है। अमेंड करके क्या करता है, उसमें जो पावर्स होती है, उसमें क्या होती है, उसमें जो प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है, ऐसा। साथ में जो जनरल परवेज होता है अमेंडमेंट के साथ, ये भी क्या करता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ बेसिकली क्या करता है, जितने भी इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जितने भी कौन जो इलेक्टेड क्या थे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी जो पावर्स होती है, उनकी पावर्स को लिमिट कर देता है। क्या करता है, लिमिट कर देता है। साथ में ऐसे लीडर्स जो भैया जो अपॉइंट जनता के द्वारा नहीं किए गए थे, जैसे कि जो मिलिट्री के जो ऑफिसर थे, उनकी पावर के क्या था, वो अनलिमिटेड होता है। मुझे बताओ, हमने जब डेमोक्रेसी जब हमने पढ़ा था, हमने उसकी फीचर्स की बात की थी, तो फीचर्स के अंदर हमने क्या समझा था कि भैया डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब क्या था, बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। और साथ हमने ये भी समझा था फीचर्स के अंदर कि भैया डेमोक्रेसी का बेसिक से मतलब था जहाँ पे सरकार की पावर लिमिटेड होती है ना, जहाँ की पावर क्या होती है, सरकार की पावर, गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन जो जनता की पावर, जो वहाँ के सिटीजन्स की जो पावर होती है वो अनलिमिटेड होती है।
है ना, अनलिमिटेड। यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया। तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि जितने भी देखो डेमोक्रेसी के अंदर क्या आता है, जितने भी जो मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय दी दोस गवर्नमेंट विच वन इज इलेक्टेड बाय दी पीपल्स, ठीक है। ऐसे सरकार का वो हिस्सा, सरकार जो जनता का द्वारा चुन के जो बैठा हुआ है हमारे पार्लियामेंट के अंदर, वही उसी के जो डिसीजंस होंगे फाइनल माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे भैया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के बाद जितने भी जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे, कितने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी जो पावर्स है बस सम पावर, उनके पास क्या है, सम पावर्स, कुछ ही पावर है। लेकिन जितने भी मिलिट्री के जो ऑफिसर थे जो जनता के द्वारा नहीं चुने थे, उनकी पावर्स को क्या कर दिया, अनलिमिटेड, उनकी पावर से बेसिकली बढ़ा दिया। तो कौन मैंने देखो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कौन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर, क्या हैव सम पावर, मतलब इसकी पावर्स को कर दिया कम। लेकिन दूसरी साइड क्या हुआ, दूसरी साइड ऐसा हुआ कि जितने भी जो ऑफिसर थे मिलिट्री के, उनकी पावर्स को क्या कर दिया, उनकी पावर्स को बढ़ा दिया। जो मिलिट्री के जो ऑफिसर थे, इंक्रीज द पावर ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स, वो मिलिट्री ऑफिसर जो पार्लियामेंट के अंदर क्या थे, बैठे थे। कौन, वो ऑफिसर जो पार्लियामेंट में बैठे थे, जिनकी पावर जो जनता के द्वारा नहीं चुने गए, लेकिन उनकी पावर से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और जो जनता के द्वारा चुने थे, उनकी पावर से क्या कर दिया इन्होंने, कम कर दिया। तो बताओ यहाँ पे मेजर डिसीजंस जो है किनके द्वारा लिया जा रहा है। अगर हम बोलेंगे मेजर जो डिसीजन है यहाँ पे, जिसकी पावर यहाँ पे, वो उनके द्वारा लिया जा रहा है जो जनता के द्वारा नहीं चुने गए। जो कौन है, जो जनता के द्वारा, या जो सिटीजन्स या वहाँ के जो रहने वाले सिटीजन जिनको चुना, वो तो मेजर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे मेजर डिसीजन कौन ले पा रहे हैं, यहाँ पे ले पा रही है वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए। इसी तरह से अगर हम आगे अपने और थोड़े से कॉन्सेप्ट को बढ़ाते थे, एक और कंट्री जिसका नाम है चाइना, उसके बारे में भी हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत समझते हैं। जैसे कि हम चाइना की बात करें, चाइना, ठीक है, चाइना जैसे हमारा क्या, एक नेबरिंग कंट्री, ठीक। अब चाइना के अंदर क्या होता है, इलेक्शन, जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन आर रेगुलर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। अब चाइना के मामला, चाइना में भी क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। क्या होता है, इलेक्शन। तो इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। हर 5 साल बाद क्या होता है, चाइना के अंदर इलेक्शन होता है। और चाइना के अंदर जो पार्लियामेंट है, चाइना में क्या एक पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट का नाम क्या है, ठीक है। चाइना के अंदर क्या होता है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। चाइना की स्टोरी मैं समझाता हूँ। चाइना में क्या होता है, चाइना में एवरी 5 years, लेकिन चाइना में स्टोरी क्या है, देखो चाइना के अंदर पता है वहां पर चलता है सिंगल पार्टी सिस्टम है। मतलब हमारे इंडिया के जैसे बात की, हमारे इंडिया के अंदर मल्टीपल पार्टी, तुम काफी सारे पार्टीज के नाम तुम देख सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे चलती है आरएसएस पार्टीज है, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कांग्रेस पार्टी, जैसे कि बीजेपी पार्टी है, जैसे कि आम आदमी पार्टी। क्या यहाँ पे मल्टीपल पार्टी सिस्टम नहीं है। मान लो जैसे अगर मुझे इलेक्शन के अंदर खड़ा हो, अगर मुझे किसी और पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा तो मैं अपनी खुद की पार्टी क्या कर सकता हूँ, लेकिन चाइना इसका अपोजिट है। चाइना कैसा अपोजिट है, अगर तुम्हें चाइना के अंदर, अगर तुम्हें एज अ रिप्रेजेंटेटिव क्या होना है, खड़ा होना, या इलेक्शन में तुम्हें जीतना है, या इलेक्शन में तुम्हें खड़ा होना है, ठीक है, तो वहां पे चलता है सिंगल पार्टी सिस्टम। मतलब कि तुम्हें उसी पार्टी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके तुम क्या करते हो, इलेक्शन में तुम वहां पर खड़े हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना के अंदर ऐसा कोई सिस्टम है। तो यहाँ पे चाइना के अंदर जैसे कि वही बात होगी, देखो भाई एक ही पार्टी सिस्टम है, लोगों के पास ऑप्शन ही, चाहे उस पार्टी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, कि लोगों के पास जो चॉइस है, जो ऑप्शन की जो चॉइस है, वो तो लिमिटेड है, मतलब वो तो लिमिट है ना। तो वो तो चाहे उसको 10 मिले, 15 मिले या 100 मिले, चाहे जितनी वोट मिले जीतेगा तो यहाँ पे क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। हम बोलेंगे यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जो चांसेस है बहुत ही कम है। तो ठीक है, चाइना के अंदर ऐसा कुछ सीन है। तो चाइना में एक पार्लियामेंट है, चाइना में क्या है, एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट
भैया इस पार्लियामेंट का नाम क्या है? कोंग्यो। उस पार्लियामेंट का नाम क्या है? कोंग्यो रैनमिन। कोंग्यो रैनमिन डायवियो डी ओ दावी। ये वहाँ पर क्या है? वहाँ पर एक चाइना के अंदर पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट का नाम क्या है? द्वावियो रैमिन डायवियो दावी, क्वेंगियो रैमिन डायवियो दावी, ऐसा कुछ नाम है वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना। उसके बाद क्या होता है वहाँ पर, वहीं पे क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल पीपल कांग्रेस भी बोलते हैं। इसी को अगर हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस भी होते हैं। क्या होते हैं? नेशनल पीपल कांग्रेस भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर, मतलब कि वहां पर जो नेशनल पीपल जो कांग्रेस है, इन्हीं के पास क्या होती है? हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, टू अपॉइंट, हैज अ पावर टू, मतलब टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। क्या है वहाँ पे? यही क्या करती है? यही जो पार्टी होती है, यही पे जो नेशनल पीपल जो कांग्रेस पार्टी, यही पार्टी क्या करती है वहाँ पे क्या करती है? वहाँ पे प्रेसिडेंट को क्या करती है? अपॉइंट करती है। ठीक है, अगर मतलब कि अगर चाइना के अंदर, अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना के अंदर क्या होता है? अगर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को अगर इलेक्शन में क्या होना, अगर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को ना इलेक्शन में खड़ा होगा, है ना, इलेक्शन खड़ा होगा, जैसे हमारे इंडिया में चलते ही सिस्टम इलेक्शन वाला। यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज हैं, हमारे पास क्या होता है? तुमने देखा होगा बहुत सारे पार्टी के, तुमने देखा जब क्या होते हैं, जब इलेक्शन आते हैं मल्टीपल पार्टीज के क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं। और हम अब क्या देखते हैं? हम देखते भैया कौन अच्छा है, कौन उसको बोले, हम क्या करते हैं? हम वोट जाके दे जाते हैं, है ना, वो बात अलग है, उसका काम नहीं होती, देते तो है, ऐसा सिस्टम तो चलता तो है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट क्या होते हैं? कैंडिडेट नीड, यहाँ पे क्या होता है? कैंडिडेट नीड, मतलब कैंडिडेट नीड्स दी अप्रूवल। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं, कैंडिडेट को इलेक्शन में लड़ने से पहले उन्हें उस पार्टी से क्या लेनी पड़ती है? वहाँ पर उन्हें पार्टी से क्या लेनी पड़ती है? अप्रूवल लेनी पड़ती है। कैंडिडेट नीड दी अप्रूवल फ्रॉम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। क्या होती है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उन्हें क्या लेनी पड़ती है? उन्हें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि सर मैं इलेक्शन में खड़ा चाहता हूँ, मुझे क्या दो, फॉर्म दे दो, है ना, जैसे चलता है सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ हमने चाइना के बारे में समझा, हमने क्या बोला? हमने यहाँ पे चाइना के बारे में यहाँ पे हमने समझा। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को हम और आगे हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरे जो कंट्री की बात करते हैं, जैसे कि मैक्सिको की बात कर लेते हैं। किसकी? मैक्सिको की। ठीक है, अब मैक्सिको के अंदर भी क्या होता है कि रेगुलरली वहाँ पे इलेक्शन हेल्ड होता है आफ्टर, जैसे हम बात करते हैं सिंस द इंडिपेंडेंस इन, अब जो ये मैक्सिको थे 1930 में क्या होती है? इंडिपेंडेंस। ठीक है, सिंस द इंडिपेंडेंस इन 1930, सिंस द इंडिपेंडेंस इन 1930। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है? मैक्सिको के अंदर भी क्या होता है? इलेक्शन आर एंड रेगुलरली आफ्टर एवरी 6 ईयर। ठीक है, यहाँ भी हर 6 साल पे क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? 6 साल पर यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, किसके? प्रेसिडेंट के। अब ये जो कंट्री थी, जैसे कंट्री थी नेवर अंडर द मिलिट्री और डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो ये जो कंट्री थी कभी भी मिलिट्री के या डिक्टेटरशिप के मतलब कि डिक्टेटरशिप के अंडर में कभी नहीं आई थी। इसका मतलब कभी नहीं मिलिट्री रूल लगा था, नहीं इस पर कभी डिक्टेटर रूल लगा था। ठीक है, बट अंटिल 2000, बट क्या? अंटिल
2000 की हम बात करें, बट अंटिल 2000 की बात करें, यहाँ पे एवरेज जितने भी यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे, यहाँ पे क्या होता है, जितने भी इलेक्शंस हो रहे थे, एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय, एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय। यहाँ पे क्या हो रहा था, हम 2000 तक अंटिल 2000, ठीक है, अंटिल 2000 यहाँ पर एवरी इलेक्शन भी, यहाँ पर अब तक जितने भी इलेक्शन होते हैं, एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय, यहाँ पे एक पार्टी थी जिसको हम बोलते थे पीआर पार्टी, इलेक्शन वॉन बाय पीआरआई पार्टी। अब ये पीआरआई पार्टी क्या थी, इसका नाम क्या था, इसका नाम है इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी। बेसिकली पीआर का मतलब क्या था, इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। यहाँ पर भैया दो अंटिल 2000 तक क्या हो रहा था, वहाँ पर जितने भी ना मैक्सिको में ना इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है, वो जितने इलेक्शन हो रहे थे वो किस पार्टी द्वारा जीता जा रहा था, पीआरआई पार्टी थी। वहाँ पर पीआरआई पार्टी जिसका नाम क्या था, इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी थी, हर इलेक्शन यही जीता था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे अपोजिशन पार्टी जो थी, है ना, जैसे तुम्हें पता है कि एक जीती हुई पार्टी को हम कहते हैं विनिंग पार्टी होती है, उसके अगेंस्ट जो पार्टी जो खड़ी हुई थी बट हार गई, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, अपोजिशन पार्टी कहते हैं। तो अपोजिशन जो पार्टी, अपोजिशन डिड नॉट कंटेस्टेड द इलेक्शन, आज तक कभी उसने जो पार्टी थी अपोजिशन ने कभी इलेक्शन कंटेस्टेड किया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी did not contested the election, कभी इलेक्शन लड़ा ही, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं था। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पार्टी होती है ना, कौन सी इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी जो पार्टी होती है, ये क्या करते हैं, यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स। ये क्या करते हैं, देखो पता ही तुम्हें, हर इलेक्शन के अंदर हर पार्टी क्या करती है, एवरी पार्टी क्या करती है, इलेक्शन के अंदर कोई ना कोई डर्टी ट्रिक्स यूज करती है, किस लिए भाई, जीतने के लिए। तो ये भी सेम पार्टी थी, ये भी क्या करती थी, इलेक्शन के अंदर ना कुछ डर्टी ट्रिक करती थी, ठीक है, यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स, ठीक है, मैनी डर्टी ट्रिक्स। किस तरह की डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी, जैसे कि लास्ट मोमेंट पे कैसे डर्टी ट्रिक्स है, जैसे कि लास्ट मोमेंट पे क्या करते थे, जो पोलिंग जो कहाँ जहाँ पे इलेक्शन था, जो पोलिंग बूथ उसको चेंज कर देती थी लास्ट मिनट में, लास्ट टाइम पे क्या करती थी, चेंज कर देती थी। वहाँ के स्कूल में जो टीचर्स थे ना, क्या करते थे, पेरेंट्स को ना क्या करते थे, फोर्स करते थे, उनको बोलते थे कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, देखो पार्टी कितने सारे काम थे, इस पार्टी को वोट देने के हमें क्या क्या फायदे। वहाँ तक कि वहाँ के जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर थे, वहाँ के जो जैसे हम बात करते हैं, वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे वो भी इस पार्टी के फेवर में रहते थे। जब भी कोई मीटिंग होती थी वहाँ पे गवर्नमेंट को बुलाया था, गवर्नमेंट अपने काम धाम धर के चले जाते थे, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, जो ये थी, जो इंस्टीट्यूशन पार्टी थी, क्या करती थी, स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन इलेक्शन। भाई करोड़ों का खर्चा करते थे। करोड़ खर्चा क्यों करेंगे, पैसा बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, तो करोड़ों खर्चा तो होगा। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे डर्टी ट्रिक करते थे, क्यों भैया, जीतने के लिए। किससे करते थे, जीतने करते थे। अब इतनी स्टूडेंट्स हमें बताओ, यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहाँ है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब होता है जहाँ पर जनता भैया किसी डर या भय के कारण अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। जहाँ पर भैया, जहाँ की जो पैसे, देखो यहाँ पे भैया क्या है, ये पार्टी तो पैसे बांट भी रही है ना, यहाँ पे भैया ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना, मतलब ये नहीं कि जनता को पैसे बांट के वोट खरीद रही है ना। साथ में यहाँ के स्कूल के जो टीचर्स है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, वो भी भैया जो पेरेंट्स होते हैं उनको समझा रही कि इस पार्टी को बताया, यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल भी उन्हीं के फेवर में है, इस पार्टी के फेवर में है ना। और क्या करती थी ये वाली जो भैया पार्टी थे, लास्ट मोमेंट पे ही जो इलेक्शन के जो बूथ होते हैं जहाँ पे लोग वोट देने जाते थे, उसको लास्ट मोमेंट पे क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे, ठीक है। इतनी सारी जो स्टोरी है इसमें हमें समझ आया, ठीक है। अब इसके आगे हम थोड़ा और समझते हैं, ठीक है, और समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक टॉपिक और समझते हैं, वन वोट, वन वैल्यू, 1%, ठीक। अब हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर क्या चलता है, एक क्या चलता है हमारे इंडिया के अंदर हर पर्सन को
क्या है, बस 18 साल प्लस होना चाहिए, हर पर्सन को वोटिंग का राइट है। इंडिया के अंदर है वोटिंग का राइट, हाँ है। अब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का मतलब होता है भैया एक पर्सन की, उसकी एक वोट की वैल्यू, मतलब इसकी जो एक वोट हो वो कितने वैल्यू बराबर होगा, 1 बराबर होगा। इसीलिए बोला था हमारे इंडिया के अंदर क्या चलता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज चलती है। क्या चलती है हमारे इंडिया के अंदर, चलती है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्या चलती है, अडल्ट फ्रेंचाइज। ये जो टर्म था, दिस टर्म वाज गिवन बाय, ये दिस वर्ड वाज गिवन बाय महात्मा गांधी, ठीक है। उन्होंने बोला था कि हमारे इंडिया के अंदर, पहले तो ये देखो 21 है, तो बाद में उसको चेंज करके 18+ कर दिया गया, ठीक है, 18 का रखा है। बस एज क्या है, 18। चाहे वो आदमी काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वुमेन हो, हर किसी को वोट का क्या है, हर किसी को वोट का राइट है। और एक पर्सन के वोट की जो वैल्यू होगी, एक पर्सन के वोट की वैल्यू, एक वोट एक पर्सन और एक वैल्यू होगा। मतलब जैसा एज अ मैं पर्सन, मेरे पास वोटिंग के राइट है, तो जब भी मैं क्या करूँगा, मैं एक क्लिक करूंगा तो मैं एक पर्सन हूं, तो मेरा वोट भी एक होगा, और एक जो होगा वो 1 वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हर किसी के लिए इक्वली एप्लीकेबल्स होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भैया इंडिया का कोई बंदा है, मतलब कोई बहुत पैसा आदमी है, वो ये थोड़ा बोले कि भैया मेरे एक वोट की, भैया मैं एक पर्सन में एक बार क्लिक करूँ तो मेरे 100 वोट के बराबर है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे एक बंदा भैया एक बार क्लिक करे तो उसके एक वैल्यू के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही हमारा टर्म कहता है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं, पहले क्या था, अंटिल, मतलब पहले क्या था, अंटिल 2015 सऊदी अरेबिया कंट्री, सऊदी अरेबिया कंट्री के अंदर क्या था कि वहाँ की जो महिलाएं, वहाँ पे महिलाओं को ना पहले वोटिंग का राइट नहीं था, लेकिन बाद में वोटिंग का राइट मिल गया, बाद में क्या मिल गया, वोटिंग का राइट मिल गया। इसी तरह से क्या था, इस्टोनिया एक कंट्री, ठीक है। इस्टोनिया कंट्री के अंदर क्या है, वहाँ पर सिटीजनशिप रूल चलता है। वहाँ सिटीजनशिप रूल क्या चलता है, अगर कोई भी सिटीजन, अगर वहाँ पे क्या करता है, कोई भी पर्सन अगर रशियन माइनॉरिटी, मतलब किससे, अगर वो रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, तो भैया उसको डिफिकल्टी होगी, किसमें, डिफिकल्टी टू फाइंड आउट द राइट टू वोट, किसमें मिलेगी, डिफिकल्ट टू फाइंड राइट टू वोट में, ठीक है। इस्टोनिया की ऐसी स्टोरी थी, ठीक है। इसी तरह से फिजी के अंदर भी वहाँ पे क्या चलता है, वहाँ पे कुछ सिस्टम्स हैं, ठीक है। जैसे कि वहाँ के कुछ लोकल पीपल्स है, कुछ इंडियन फिजीज, मतलब कि इंडियन, मतलब कि कुछ इंडियन कम्युनिटीज थे वहाँ पे, जो जैसे वहाँ पे जो इंडियन, मतलब कि इंडियन जो सिटीजन वाले लोग थे, उनको क्या थे, वोटिंग के राइट नहीं थे। जो बाकी वहाँ पे जो लोकल पीपल थे, वहाँ पे क्या थे, वोटिंग के राइट थे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं काफी ऐसे कंट्री जहाँ पे इक्वल वोटिंग राइट नहीं होते। कुछ लोगों को वोटिंग का अधिकार है, कुछ लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। देखिए हमारा कंट्री यहाँ लगा, बस भैया कुछ क्राइटेरिया है, अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आपके पास क्या है, वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट देने का क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है। हमारी छोटी मोटी जो थी कहानी, वो कहानी भी नहीं, बेसिकली कुछ चीजें थी जो हमने एक कंट्री की एग्जाम्पल को समझा, हमने उसको समझ लिया। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो भैया देखो डेमोक्रेसी, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे हम समझते हैं इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में, इसी चैप्टर्स के बारे में। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूँ डेमोक्रेसी की, इसकी बात कर रहा हूँ डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। डेमोक्रेसी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट, एक कौन सी डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट। एक कौन सी होती है, इन डायरेक्ट होती है, ठीक है। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक क्या होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। क्या फर्क है बताओ जरा। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर जनता, जहां पर जो सिटीजन्स होते हैं डायरेक्टली क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर बैठकर सरकार के साथ करते हैं, डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं, ठीक है। क्या ऐसी कंट्री जहां पर क्या होता है, जहां पर जनता डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होके क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो पीपल directly involves in decision making, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, देखो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा देश, ठीक है, ऐसा देश। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ अप्लाई हुआ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ अप्लाई होगा, ये बहुत जरूरी है। देखो ऐसी कंट्री जहाँ की पॉपुलेशन कम होती है, जहाँ की पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है, वहाँ पर कौन से हम अप्लाई कर सकते हैं, हम बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक से एग्जाम्पल आता है स्विट्जरलैंड आता है।
इसी एग्जांपल में क्या आता है, स्विट्जरलैंड आता है। हमारा इंडिया कौन सा पार्ट है, हमारा इंडिया इनडायरेक्ट है। क्यों, हमारे इंडिया की अभी पॉपुलेशन, अभी मैं अभी रिसेंट की मतलब कि करंटली टाइम की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ, कम से कम 141 मिलियन के आसपास हमारे मतलब कि 141 करोड़ हमारी क्या है पॉपुलेशन तो है। क्या हमारे पॉपुलेशन में क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या ये क्या पॉसिबल है, मैं बोलूँगा नहीं। अगर भैया अगर एक एक बंदे से ना अगर हम पूछ लगे, एक एक बंदे अगर पार्लियामेंट के अंदर बैठ गया ना कि हाँ सर ये करना है, फिर समझ जाओ 7 जन्म रह जाएंगे, कभी डिसीजन नहीं आ पाएगा कि हमें करना था नहीं करना, कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट हो ही नहीं पाएगी, कोई लॉ या कोई बिल पास नहीं हो पाएगा। इट इज डिफिकल्ट। इसलिए हमने क्या अडॉप्ट किया, हमने भैया जो अडॉप्ट किया वो है इनडायरेक्ट। कौन सी डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट, जहाँ पर जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन करता है। इलेक्शन में वोट का मतलब सिर्फ वोट नहीं होता, वहाँ पर वोट का मतलब होता है कि हमारी जो पावर्स थी, हमारे पास जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें पावर दी थी, हम अपनी पावर्स इनको दिया, हमने रिप्रेजेंटेटिव दिया, हमने रिप्रेजेंटेटिव को ये मौका दिया कि देखो सर देश के कंट्री के इंटरेस्ट में अगर कोई भी फैसला, अगर इंटरेस्ट में कोई फैसला अच्छा है तो आप वोट दीजिए, नहीं तो हमारा सपोर्ट है। हमारा क्या सपोर्ट है, अगर वो कंट्री के इंटरेस्ट में हो, ठीक है, ऐसा बोला। तो हमने कौन सा मतलब कि डायरेक्ट, हमें कौन सा हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अडॉप्ट की। कौन सी डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है, हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है। पीपल डू नॉट directly involved in decision making, ठीक है। जिसके अंदर पीपल एंड टाइटल बोले तो हमारे यहाँ पे कौन डिसीजन लेते हैं, किसके फाइनल डिसीजन मानते हैं, जिसको हमने चुना है, जो जीती हुई पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, वो हमारे बिहार पे क्या करता है, डिसीजन लेता है। तो अब से कोई पूछेगा भैया इंडिया तो डेमोक्रेसी तो है, वो तो पता ही है, लेकिन डेमोक्रेसी की भी तो कुछ पार्ट है, उसके भी 2 पार्ट है, एक तो भैया डायरेक्ट है, एक है इनडायरेक्ट, ठीक है। हम कौन सा, हम इनडायरेक्ट पार्ट है। हम कौन सी डेमोक्रेसी की पार्ट है, हम भैया इंडिया जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है, ठीक है। और इसके एग्जांपल में है कौन सी कंट्री है, वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीजें हमें क्लियर हुई, ठीक है। आगे आप थोड़ा सा और पढ़ते हैं और चीजों को हम समझते हैं। इसी तरह से अगला हमारा टॉपिक कौन सा आता है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। टर्म समझेंगे फिर हम इसको समझेंगे, पहले टर्म समझते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है रूल ऑफ लॉ। देखो 2 तरह के कंट्री होती है। एक कंट्री वो होती है जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, रूल करता है, जहाँ पे जैसे कि हमारी जो कंट्री है, जैसे हमारा जो कंट्री क्या है, वो रूल ऑफ लॉ है। क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जितने भी लॉ, जितनी भी चीज़ें कि भैया जैसे मैंने बता रखा है कि हमारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट कितनी होती है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती ही नहीं होती है ना, हाँ होती है। लेकिन उनमें से हमें पता है कि टॉप पे कौन आता है, एक आता है यूनियन गवर्नमेंट होती है ना, फिर सेकंड लेवल पे जो आता है कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड लेवल जो लोकल गवर्नमेंट होती है, इसको हम पंचायती राज भी कहते हैं। तीनों की पावर्स क्या है, डिफरेंट है। सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट या हम बोलते हैं कि यूनियन लेवल की जो गवर्नमेंट है, क्या काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, उनकी जो पावर से कहाँ तक लिमिटेड है, क्या क्या वो कर सकती है, वो सारी चीजें कौन बताता है। क्या सब अपने मनमर्जी से करते हैं, ऐसा तो नहीं है, उनको कोई ना कोई बताता है, वो उनको बताता है कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए हमारे कंट्री क्या है, रूल ऑफ लॉ है। क्या है, रूल ऑफ लॉ है। रिस्पेक्ट फॉर राइट का मतलब होता है कि भैया हमारे कंट्री के अंदर हर पर्सन के रिस्पेक्ट, जितने इंडिविजुअल जो राइट्स मिले, उस राइट्स की क्या होती है, रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। क्या होता है, मैं किसी के राइट्स को ऐसे ही क्या नहीं कर सकता, मैं किसी के राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो हमारे पास पता है कि हमारे कंट्री के अंदर चलता है फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे पार्ट थर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है ना, जिसके अंदर क्या आता है, राइट टू इक्वालिटीज आती है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटीज है। फिर आता है मतलब कि राइट टू फ्रीडम आता है, जिसमें हमारे क्या आता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लोरेशन का राइट आता है, हमारे पास आता है कल्चर एजुकेशन के राइट्स आते हैं, माइनॉरिटीज़ के राइट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन से राइट्स आते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के राइट्स आते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कुछ टोटल मिला के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। इनमें से हर राइट्स का क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है, कि मैं किसी के राइट्स का ना वायलेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम हर किसी के राइट्स के लिए, सबके राइट्स आपस में दूसरे क्या होते हैं, रिस्पेक्टिवली होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा हम इस टॉपिक को थोड़ा और इंटरेस्ट करेंगे एक कंट्री के एग्जाम्पल के लिए। क्या होता है, एक जैसे कि जिम्बाब्वे कंट्री, कौन थी, जिम्बाब्वे। यहाँ पे क्या थी कि जिम्बाब्वे, यहाँ पे क्या थी, जिम्बाब्वे एक कंट्री थी, क्या थी, जिम्बाब्वे, ठीक है। जिम्बाब्वे एक कंट्री थी। ये कंट्री क्या होती है, इंडिपेंडेंस होती है, क्या होती है, इंडिपेंडेंस होती है, इंडिपेंडेंस होती है,
ठीक है, इंडिपेंडेंस फ्रॉम किन से, वाइट माइनॉरिटी से, किससे, वाइट माइनॉरिटी से, किन से इंडिपेंडेंस होती है, वाइट माइनॉरिटी से इंडिपेंडेंस होती है, इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी, ठीक है। कब होती है, कब होती है, 1980 की बात है, कब की बात है, 1980 की बात है। भैया इस कंट्री को ना कोई एक ऐसा पार्टी होता है जिनका स्ट्रगल होता है कंट्री को क्या करें, इंडिपेंडेंट है। हमारे कंट्री के अंदर ऐसे नहीं कि भैया सबका योगदान था, सबका बराबर एकदम, सबने बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल किया था हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे इस कंट्री के अंदर क्या था, एक पार्टी थी, क्या थी, एक पार्टी थी जिन्होंने स्ट्रगल किया था कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। क्या क्या था, इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था क्या करने के लिए, कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। तो वो कौन सी पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था ना जेएनयू, जेएनयू, ठीक है। ये पार्टी थी, ये पार्टी क्या थी, ये वहाँ की पार्टी थी, ठीक है, ठीक है। जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने वर्क किया था किसके लिए, फाइट, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए काफी ज्यादा इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है। अब इस पार्टी के अंदर क्या होता है, इस पार्टी जब ये हमारा जब ये कंट्री आजाद होती है, मतलब कि जिम्बाब्वे जब कंट्री आजाद होती है, इस पार्टी के क्या होता है, इस पार्टी के जो मेंबर होते हैं, एक कौन होते हैं, रॉबर्ट, कौन होते हैं, एक होते हैं रॉबर्ट मुगाबे, कौन होते हैं, एक रॉबर्ट मुगाबे होते हैं, ठीक है। इस पार्टी के पर्सन होते हैं, तो इस पार्टी के पर्सन होते हैं कौन, रॉबर्ट मुगाबे। इस पार्टी के एक पर्सन होते हैं रॉबर्ट मुगाबे, जो रॉबर्ट मुगाबे होते हैं, जो रॉबर्ट मुगाबे होते हैं कंट्री के क्या बनते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि सिंस इंडिपेंडेंस से क्या बनते हैं, रूल करते हैं। क्या करते हैं, जो रॉबर्ट मुगाबे थे ये क्या करते हैं, ये वहां पर रूल करते हैं, क्या करते हैं, रूल करते हैं, क्या करते हैं, रूल, सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है। और वहां पर जो भी इलेक्शन होते थे, इलेक्शन वहां पर क्या होता है, इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली, वहां पे क्या होता था, रेगुलरली इलेक्शन होता था, एंड ऑलवेज वहां पे भी क्या होता है, रेगुलरली इलेक्शन होता था, ठीक है। बट इस कंट्री के अंदर जो इलेक्शन होता था किसके अंदर जीता जाता था, बट इलेक्शन 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 वर हेल्ड रेगुलरली, रेगुलर इलेक्शन, बट इलेक्शन के अंदर जीतता कौन था, वोन बाय, कौन जीतता था, यही पार्टी जीतती थी, इसी पार्टी की हर बार जीत होती थी, ठीक है, इसी पार्टी की जीत होती थी। और ये जो पार्टी था, ये जो पार्टी थी, मतलब जो पार्टी था, ये क्या करता था, ये ना यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, इलेक्शन के अंदर क्या करता था, ये जो पार्टी थी ये क्या करती थी, यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस, क्या करती थी, अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज करती थी, किसका यूज करते थे, अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज करती थी, ठीक है। अनफेयर प्रैक्टिसेस का, वो किस तरह का अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज करती थी, जरा इसको हम समझते हैं। इन पार्टी ने क्या किया था, ये पार्टी जो थी, मतलब ये वाली जो जिम्बाब्वे कंट्री में जो ये वाली पार्टी थी, जिम्बाब्वे के अंदर क्या करती थी, अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स, इन्होंने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके क्या करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके क्या करते थे, बेसिकली यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की पावर थी उसको बढ़ा देते थे, क्या करते हैं, प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ा दिया, किसकी पावर को, इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट थे वो, तो प्रेसिडेंट की पावर को क्या कर दिया, अमेंड करके बढ़ा दिया। और जो अकाउंटेबिलिटी होती थी, तुम्हें पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट बेसिकली कहते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, मतलब बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, हाँ तब तो डेमोक्रेसी है। हमारे कंट्री के अंदर अकाउंटेबिलिटी है। अगर हमारे कंट्री अंदर जब भी इलेक्शन होता है और हमारे कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आते हैं इलेक्शन, कहते हैं ना कि आप हमें जिताएंगे तो मैं आपके लिए जो रोड जो टूटे फूटे उसको मैं ठीक करवा दूंगा, यहाँ पे काफ़ी सारे जो सीवर की जो प्रॉब्लम है उसको मैं ठीक करवा दूंगा, मैं स्कूल अच्छे करवा दूंगा, मैं हॉस्पिटल अच्छे बनवा दूंगा, ठीक है। ऐसे जैसे हमसे वादे करती है, अगर वो वादों को फुलफिल करते हैं, हम उनसे आंसर पूछ सकते हैं, मतलब हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कि सर आप बताइए कि सर आपने जब इलेक्शन टाइम में आपने बोला था कि अगर
मैं इलेक्शन में जीत जाऊँ तो मैं सारे काम करूँगा, लेकिन आपने वो सारे काम किए नहीं है। मतलब एक रिस्पेक्टफुल मैनर कि सर आपने जो वादे किया था, आपने उस प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं किया, तो बताइए सर काम कब आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब तो इलेक्शन दोबारा होने वाला है, तो आप बताइए सर कि कब करेंगे आप। तो हम ऐसे क्वेश्चन से कर सकते हैं। लेकिन ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार चेंज कर दिया, ठीक है। एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इतनी बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होना नहीं चाहिए, ये एक प्रॉब्लम है। तो चेंज करके क्या उन्होंने प्रेसिडेंट की जो पावर थी वो इंक्रीज कर दी, और जो अकाउंटेबिलिटी थी अकाउंटेबिलिटी थी उसको कर दिया कम, उसको घटा दिया। अकाउंटेबिलिटी को क्या कर दिया, यहाँ पे बेसिकली अकाउंटेबिलिटी को, यहाँ पे बेसिकली क्या किया, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को कर दिया कम। और यहाँ पर उनके पास एक लॉ था, देयर वाज अ लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। इन्होंने एक ऐसा लॉ बना दिया जिसमें क्या था कि अगर किसी के पास अगर कोई भी प्रेसिडेंट को अगर क्रिटिसाइज करता है, अगर उसके अगेंस्ट में बोलता है, उनका बुरा लगा तभी तो कुछ भी कर सकते हैं, या उठवा सकते हैं, है ना, ऐसी चीजें हो सकती थी। ये सब यहाँ पे चीजें थी। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है? कहाँ है रूल ऑफ लॉ? यहाँ तो भैया यहाँ पे रूल करना तो यही तो लॉ हो गया, रॉबर्ट मुगाबे जो रूल करा वही लॉ हो गया, खत्म, है ना। तो यहाँ पे नहीं बोल सकते कि रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, है ना, बहुत ईजी था। इसी तरह से थोड़ा और आगे हम समझते हैं, है ना, और आगे हम समझते हैं। इसी तरह से डेमोक्रेसी के कुछ क्या है, हम डेमोक्रेसी के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, जरा उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। क्या है, कुछ डीमेरिट्स हैं, जरा वन बाय वन उनको भी समझ लेते हैं। बेसिकली पहला तो ये हो सकता है कि अकाउंटेबल, बेसिकली इट इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। पहला तो मेरिट्स है, नहीं है। पहला मेरिट्स क्या है, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या आती है, एक अकाउंटेबल फॉर्म होती है, ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी के इम्प्रूव्स इन बेटर क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या करती है, इम्प्रूव्स इन बेटर क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जहां पर डेमोक्रेसी में बता रखा ना बेटर क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, दोबारा से रिपीट करता हूँ। जैसे कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के तुम्हें पता है दो हाउसेस है, एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, फिर आते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब जी आते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट मैम आती है। पहले कोई भी लॉ या कोई भी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा के अंदर। फिर लोकसभा मेजोरिटी से पास होने के बाद फिर बिल कहाँ शिफ्ट किया जाता है, कहाँ पर साइन किया जाता है, राज्यसभा में। फिर राज्यसभा के अंदर फिर सभी लोगों को मतलब जितनी मेंबर्स वहाँ पे सिटिंग मेंबर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर वो वोटिंग करते हैं, फिर हाथ लगाते हैं किसको बिल को पास करना। फिर पास होने के बाद फिर कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट सर के पास। अगर प्रेसिडेंट सर अगर बिल पर पास कर देंगे तो लॉ बन जाएगा, नहीं तो उससे फिर क्या करते हैं, उसको दोबारा रीसेंड कर देते हैं फॉर दी किसके अंदर कोई भी चेंजेस करने तो चेंजेस कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ चल रहा है। पता इतने प्रोसीजर्स होने के बाद क्या डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी होगी अच्छी नहीं होगी, तो यही मैंने बोला है कि इम्प्रूव्स इन बेटर क्वालिटी ऑफ क्या होती है, डिसीजन मेकिंग होती है। तीसरा प्रोवाइड्स अ मेथड, तीसरा क्या प्रोवाइड्स मेथड टू डील with differences and conflict। क्या कॉन्फ्लिक्ट की मैं यहाँ पे बात करूँ, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली हमें ये डेमोक्रेसी मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, जैसे कि कोर्ट सिस्टम। कोई भी डिफरेंसेस या कॉन्फ्लिक्ट कंट्री के अंदर होता है, उसको रिजॉल्व करने की पावर्स किसके पास है, वो पावर्स होती है किसके पास, वो पावर्स होती है कोर्ट के पास होती है। किसके पास होती है, वो पावर्स होती है कोर्ट के पास।
मान लो कि जब भी कोई छोटी बड़ी जैसे कि कोई लैंड के रिलेटेड कोई इश्यूज हो जाते हैं, या मर्डर केस होते हैं, या थेफ्ट से रिलेटेड कुछ हो जाता है, या हरासमेंट के केस होते हैं, सारे केसेस कौन हैंडल करता है? सारे कॉन्फ्लिक्ट। मान लो कभी-कभी क्या होता है कि दो कंट्रीज के बीच में, दो कंट्री के दो स्टेट के बीच में भी क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तुमने सुना होगा रिसेंट टाइम में बहुत न्यूज में आता भी है कि दिल्ली में या हरियाणा ने दिल्ली में आने वाले पानी को रोक दिया, तो इन दो स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको विजुअल कौन करेगी? आपस में गवर्नमेंट करेगी नहीं, उसके लिए भी बनती है कौन? कोर्ट। तो हमें डेमोक्रेसी एक क्या करता है? एक मेथड प्रोवाइड करता है कि डिफरेंसेस और जो कॉन्फ्लिक्ट उसको डील कैसे करेंगे। पता इतना है। फिर क्या कहता है? इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। चौथा पॉइंट इसी के अंदर क्या आता है? इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कुछ डीमेरिट्स की भी बात करूँ, क्या बात कर रहा हूँ? डीमेरिट बेसिकली दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। तो ये बताओ डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? जो गवर्नमेंट होती है स्टेबल नहीं होती। कैसे? हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन क्या होता है? हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन होता है, इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। होता ही होता है हर 5 साल में। इसकी कोई गारंटी होती है कि जो सरकार अभी करंटली पावर में है, जो गवर्नमेंट अभी करंटली पावर में, वही गवर्नमेंट 5 साल इलेक्शन में वही दोबारा से गवर्नमेंट, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। क्या होता है? इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो इससे कहने का यह क्या होता है ना कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि कोई पिछली गवर्नमेंट है, उनके करने तरीके, उनके बनाए गए क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं वहाँ पे। जैसे हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की बात करते हैं, हम प्लानिंग की बात करते हैं, उनके द्वारा बनाए गए प्लानिंग, और जो नई गवर्नमेंट आएगी वो जो भी थोड़ी उन्हीं पिछले वाले जो प्लानिंग जो उन्होंने की, दूसरी प्लानिंग वो दोबारा से फिर चीज़ों को एनालाइज करेगी, फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगी, फिर दोबारा से अगेन वर्क करने लगेगी। तो कहने की यार देखो क्या होता है कि हमारे गवर्नमेंट के अंदर ना क्या है? इनस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से ना जो कुछ काम होते हैं ना, वो काम से डिले बहुत हो जाते हैं। काफी सारे डिले होने के रीजन यही हो जाता है कि देखो सबका रीजन होता है कि भैया क्या है? इनस्टेबिलिटी है गवर्नमेंट के बीच में, है ना? कैसे कि पिछले वाली जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो काम करते पहले उन्होंने चीजों को समझा होगा। भैया फर्स्ट क्या होगा? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, देन उसको भी एनालाइज किया, फिर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या होंगे उसको भी निकाला, फिर जाके वर्क उन्होंने करना, फिर उन्होंने प्लान्स किए होंगे, फिर जाके वर्क पे काम करें। लेकिन सारे काम करते करते उनको इतने साल का टाइम लग जाता जब तक इलेक्शन नहीं आ जाता। फिर वो जो ही कि फिर गवर्नमेंट अगर हार जाए, फिर दूसरी गवर्नमेंट फिर बनेगी, दूसरी गवर्नमेंट अगर सरकार बनेगी दूसरी पार्टी की, तो फिर दोबारा तो वही काम प्रोसेस करेगा। पिछला नहीं देखते ना कि उन्होंने क्या किया, फिर अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फिर अकॉर्डिंग चीजों को फिर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने उसके सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन निकालना, फिर बोल बस फिर ऐसे सिस्टम। तो इससे क्या आते हैं बेसिकली डीमेरिट्स के क्या आते हैं? दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से दूसरे पॉइंट की बात करूं, डिले इन डिसीजन मेकिंग, तीसरा मतलब कि इसके अंदर दूसरा पॉइंट क्या होता है? डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग। इसी तरह से तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूँ, देयर आर नो स्कोप फॉर मोरालिटी। ये भी पॉइंट समझिए, देयर आर नो स्कोप फॉर मोरालिटी। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। तुम्हें पता है इलेक्शन होता है, इलेक्शन के अंदर कितने सारे डर्टी ट्रिक्स यूज किए जाते हैं, किए जाते हैं नहीं किए जाते हैं, है ना? किए जाते हैं। तो वो जो करते हैं बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर ना मोरालिटी के लिए ना कोई स्कोप ही नहीं है, मतलब कि देयर आर नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब होता है कि नैतिकता, अंदर से अच्छा काम। तो भैया हमारे लीडर्स कितने सारे गलत तरीके करते नहीं करते। देखो मैं नाम नहीं ले रहा, मैं बस एक बात बता रहा हूँ कि हमारे जो लीडर्स होते हैं काफी सारे डर्टी ट्रिक्स के यूज करते हैं, किसके लिए? इलेक्शन के लिए। तो क्या है बेसिकली वही तो है कि भैया यहाँ पे ना यही प्रॉब्लम आती है कि भैया एक पार्टी दूसरी पार्टी को हराने के लिए, दूसरी पार्टी को हराने के बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ना मोरालिटी के ना स्कोप थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये समझ आया। और बेसिकली क्या होता है, इट बेसिकली इट इज लीड्स टू करप्शन। इट इज लीड्स टू करप्शन। यहाँ पे करप्शन के चांसेस होते हैं। क्या होता है? करप्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है। करप्शन क्या होता है? बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल मतलब कि बेसिकली जो करप्शन होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये जो करप्शन होता है बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन क्या होता है, बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। देखो करप्शन कैसे बढ़ गया, तुम्हें पता है इलेक्शन आता है, बहुत सारी पार्टियां, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यूज्ड इन इलेक्शन, बहुत सारे लोग पार्टियां करती हैं इलेक्शन के अंदर, तो इससे करप्शन के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। देखो कैसे बढ़े करप्शन, क्या करते हैं, कोई पार्टी है, किसी पार्टी ने 1000 करोड़ खर्चा करके इलेक्शन में पैसे बांटे, वोट खरीदना। अब देखो आपको पता है कि भैया जो ये सरकार आती है वो 5 साल की गारंटी होती है, 5 साल में वो जीते ना जीते इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो दोबारा से उनको इलेक्शन में करने के लिए पैसा चाहिए, तो दोबारा से क्या होता है, फिर वही गवर्नमेंट जो अभी है एक्चुअल में, जो अभी जो वो जो गवर्नमेंट है जो पावर्स में है, फिर गवर्नमेंट क्या फिर क्या ऐसे निकालती है, फिर गवर्नमेंट कहती है कि चलो भैया हमें पैसे दो, तो फिर करप्शन बढ़ जाते हैं, क्या बन जाते हैं, करप्शन। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट का काम है, उस प्रोजेक्ट के अंदर ही क्या होता है, कमीशन मार लेते हैं, तो वहाँ पर करप्शन बढ़ जाता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे देश के अंदर काफ़ी सारी जगहों पर देखा होगा, कई एरियाज के अंदर, कई स्टेट के अंदर क्या गिर जाते हैं भैया, करप्शन की वजह से। भैया ऐसा पुल बनाया कि मत ही पूछो, तो गिर ही गया है ना, तो ये क्या है, करप्शन बढ़ रहा है ना। तो ये हमारे कुछ ना डेमोक्रेसी के ना मेरिट्स और डिमेरिट्स, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो चैप्टर है कौन सा है, वो व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी, ये वाला जो हमारा जो चैप्टर होता है ये का इसको करते हैं। इसके फर्दर मैं ट्राई करूँगा इसके कुछ ऐसे जो एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कुछ पीआईक्यू क्वेश्चंस भी मैं इसी वीडियो से थोड़ी सी चैनल के ऊपर डालूंगा, और आई होप कि आपको ये वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी ये जो टॉपिक्स है इसके अंदर जितने भी होंगे वो सब अंडरस्टैंडेबल लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।